आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की है तो आपको ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा कुछ? मुझको जो आनंद का अनुभव हुआ, वाह। उन्हें नॉमिनेशन फाइल करने देना चाहिए था। जिस तरह से अड़चनें पैदा की गई, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और कई जगह ऐसा कुछ हुआ। कोई वैसा बहुत निर्णायक काम तो मुझे नहीं लगा कि जो गेम चेंजर साबित होगा जनता के लिए। 10 साल तो आपके भी संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दे दिया है। हम अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। मैंने पूछा सर ये कैमरा किधर है, जो फोटो इधर आप देखिए, आपके ठीक सामने है। और इसी तरीके से अखिलेश जी में भी वही सिंपलिसिटी है और थोड़ा वक्त और अनुभव के साथ ये चीजें और बढ़ती जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके लिए बस एक लाइन से शुरुआत करना चाहूंगी। ये खुद पर हंसते हैं और लोगों के दिलों में बसते हैं। इनका नाम है अभय शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। बड़े संक्षेप में आपने मेरा इंटरव्यू या मेरा परिचय दे दिया और वैसे भी थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुश हूँ। अच्छा, शुरुआत एक टास्क के साथ करते हैं। अभय शर्मा को मतलब पहले बात शुरू नहीं हुई कि आपका टास्क शुरू हो गया। इससे आप अपने बारे में बताएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली, यस यस। आपको अभय शर्मा के बारे में बताना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में बताना है कि अभय शर्मा, कॉमेडियन अभय शर्मा कैसे बने। मेरे प्यारे साथियों, अभी कुछ दिनों पहले मुझे काशी में जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने देखा कई सारे प्रतिभाशाली दिव्यांगजन मुझे मिलने के लिए आए। वहाँ पर एक बच्चा तो मिमिक्री में बहुत माहिर था। उस बच्चे का नाम अभय कुमार शर्मा था, जिसने DLW हेलीपैड पर मेरी ही मिमिक्री की। वो अभय कुमार शर्मा मैं ही हूँ। और मैं बचपन से प्रज्ञाचक्षु हूँ। कई लोगों को समझ में नहीं आएगा प्रज्ञाचक्षु होता क्या है। इसका अभिप्राय ये है कि मैं अपने इन चर्म चक्षुओं से, ये भी जटिल हो गया, यानी इन आँखों से, जो कि हैं आपके पास भी जो 2 आँखें कही जाती हैं, उनसे देख नहीं सकता हूँ। मुझे मिमिक्री और कॉमेडी में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ UGC नेट भी क्वालिफाई कर रखा है। इतनी लंबी चौड़ी प्रोफाइलिंग मैं शादी के लिए नहीं बता रहा हूँ, मुझे परिचय देने के लिए कहा गया है। मेरे प्यारे साथियों, मैं चूँकि दृष्टिबाधित बचपन से था, मुझे देख करके लोग तरस खाते थे और इसलिए उनका भी कॉन्फिडेंस गिरा होता था और मेरा भी गिर जाता था। इसलिए मैंने रास्ता निकाला कि ऐसा क्या किया जाए कि सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो और मैं भी अपने मनोबल को बढ़ा हुआ पा करके इस संसार में कुछ कर सकूं। इसलिए मैंने एक गैप के रूप में कॉमेडी का रास्ता चुना, जहां से ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से एक गेंद की तरह प्लेस करके गम के बाउंड्री के बाहर निकालकर प्रसन्नता के रन हासिल किए। और यही तो मेरे जीवन का फलसफा है। राजू श्रीवास्तव मेरे रोल मॉडल रहे, अब तो आइडियल कहेंगे। और साथ ही राजीव निगम, सुनील पाल, कपिल शर्मा, एहसान कुरैशी, इन सब कॉमेडियन से मैंने बहुत कुछ सीखा जी। अभय जी, शादी की बात कर रहे हैं आप कि शादी के लिए प्रोफाइल नहीं बता रहा हूँ मैं, मुझसे परिचय देने के लिए कहा गया है। तो अगर अभय शर्मा डेट पर जाएंगे तो कैसी लड़की चाहिए, या फिर शादी के लिए अभय शर्मा को कैसी लड़की चाहिए? क्योंकि आशिकों के लिए बड़ी आवाज़ उठाते हैं आप। आपने मोदी की आवाज़ में स्कीम के लिए भी, योजनाओं के बारे में भी बताया था। आपने अच्छा होमवर्क करके रखा। देखिए, अब जिंदगी में सब लोग किसी न किसी रूप में डेट पे जाते ही हैं जी। कोई लोग कोर्ट में जाते हैं, कोई लोग पॉडकास्ट के लिए जाते हैं और कोई लोग
अपने माशूका के लिए, आशिक के लिए भी जाते हैं। तो इसमें अब कैसे क्या, बस देखिए, अब फिल्मों में बहुत कुछ कहा जा चुका है इन सब विषयों में, है ना। तो मैं सहज हो गए अभय जी, क्या बताएं कैसी लड़की चाहिए शादी के लिए, महत्वाकांक्षा नहीं, किसी भी टाइप की बता दूं तो पता चला दूसरे टाइप वाले नाराज हो जाएं या दूसरे टाइप वालों से भाव न मिले। अच्छा, पता है ऐसे, मतलब आपने पूछ ही लिया तो मैं ऐसे चर्चा कर रहा हूँ कि कई लोगों ने मतलब ये कहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, या कई लोगों से मतलब बातें होती है कि भाई अभय जी की गर्लफ्रेंड नहीं। कई लोग ऐसा आउटपुट देते हैं भैया, वो जिस प्रकार का उनका ओहरा है, मुझे खुद लगता है कि उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी, और इसलिए मैंने प्रपोज करने का मन नहीं बनाया। तो सबको ये लगता है कि इनकी बहुत होंगी, इसलिए मेरी अब तक एक भी नहीं है। हमें भी ऐसा लगता है कि अभय जी की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं अभी ताकि कुछ कुछ होता है ना कि भैया हमारा भेद ना खुल जाए, इसलिए अभय जी नहीं, इसमें भेद की क्या, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, ये एक भारत है, यहाँ कोई भेद नहीं है जी, यहाँ तो भाईचारा है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो हमने सुन लिया जी। सदन में जो चर्चा हुई थी, एक जो वाकया बड़ा वो प्रसिद्ध हुआ, आपने अखिलेश यादव के सामने जब वो पूरा वर्णन किया तो अखिलेश यादव सबसे ज्यादा अपनी ही आवाज पर हंसते हुए दिखाई दिए, और मुझे जो पर्सनली अच्छा लगा था वो शिवपाल सिंह यादव की आवाज थी। वो थोड़ा सा अगर आप करके दिखाएं, क्योंकि मिमिक्री मैंने आपकी जो देखी है माशाल्लाह, मैं तो फैन हो गई, और उसके साथ साथ जब मैं आपकी आवाज सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस मैं ये मिमिक्री सुनती रहूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सच में अखिलेश यादव से बात कर रही हूं। मिमिक्री सुनिए, क्या शादी वादी डेट वेट की बातें तो जैसे चाचा की बात आपने कही, तो मैं बहुत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इन्होंने सदन में हमको छेड़खानी कर दिया और कहते चाचा मारा जाता है। तो वही हमने भी कहा कि 10 साल तो आपके भी संपर्क में रहे, तो गच्चा तो आपने भी दे दिया है। और ऐसे कार्यक्रम सदन में चला रहे हैं मानो उसका विषय हो चाचा पर चर्चा, और चाचा पर चर्चा, अरे विकास पर चर्चा करो, आपने काम के काम पे चर्चा करो। हैं, मुख्यमंत्री को अखिलेश ने ठीक सुझाव दिया कि परिवार बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, उस पर भी सीखना, उस पर चर्चा करो। चाचा कहना चाहते हैं चाचा पीडीए के थे, हैं और रहेंगे। चाचा समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। हम अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। और अखिलेश यादव ने जब कहा था कि डिम्पल वो नाम वाली फाइल पकड़ाना, वो तो बस वो पूरा इम्प्रॉम्प्टू था, इम्प्रोवाइजेशन था बस, लेकिन वो बड़ा अच्छा उस एक एटमॉस्फेयर में। तो अखिलेश यादव भी बड़ा हंसे थे आपकी। हाँ, काफी उन्होंने काफी कुछ बात की आपसे अखिलेश? हाँ, बात की, काफी प्रशंसा की उन्होंने, कहा बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छे से, और हमारी भी पूरी मिमिक्री कर दी आपने, बहुत ही ये गजब लगा, काफ़ी प्रशंसा उन्होंने की। अखिलेश यादव के अंदाज में कुछ मेरे लायक कहा, उन्होंने कुछ होगा तो ज़रूर बताइएगा, और मुझे खुशी होगी आप लोगों के लिए कुछ करके। तो उनके अंदाज में तमाम विषय हैं, समसामयिक मुद्दों पर बोलते रहते हैं, और काफ़ी अच्छे नेता हैं। योगी जी पर कुछ बोला हो वो सुनाइए। कई बार अभी बताओ, मिल्कीपुर पर कुछ बोला कि नहीं बोला? क्या बातें कर रहे हैं। और जिस प्रकार से संभल में घटना हुई है और लगातार हो रही है, सांप्रदायिक सौहार्द जो बने रहना चाहिए, अगर बिगड़ रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, और बयान दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे क्या जनता को कद्दू समझ रखा है? इस प्रकार की भाषा एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है।
और जिस प्रकार से अधिकारी काम कर रहे हैं, पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, क्या ऐसे प्रदेश चलेगा? मुझे ऐसा, अभी मैं सच बताऊं अभय जी, तो जब से मैं इस पॉडकास्ट में बैठी हूँ तब से मेरे चेहरे पर स्माइल है और मैं बस हंस ही रही हूँ। मुझे लग रहा है कि खत्म होने तक मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा हंस हंस के, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। अखिलेश यादव को भी सुन लिया हमने, योगी जी को एक बार आप सुना दीजिए, बड़ा मन है। यह जिस प्रकार से तमाम तुष्टीकरण करने वाले लोग एक सांप्रदाय विशेष को संरक्षण देने वाले पार्टी के लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जाकर के तनाव फैला रहे हैं, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जो कोई भी अपराध में लिप्त होगा उस पर बंदूक और उसके घर पर बुलडोजर चलेगी ही चलेगी, और बंदूक भी संविधान के कलम की होगी, कानून की होगी। भारत की जो भी विधि संवत प्रक्रिया है उस कानून की बंदूक होगी। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के सुरक्षा को क्षति पहुंची है, अगर हम हिंदुस्तान में सतर्क नहीं रहेंगे तो यहां पर भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा अभय जी, राजनीतिक जितने भी लोग हैं उनकी मिमिक्री तो आप करते हैं, राजनीति में इंटरेस्ट है? नहीं, राजनीति में मेरा इतना कंसर्न जरूर है कि देश के 5 करोड़ के आबादी वाले दिव्यांगजनों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे साथ बहुत समस्याएं हैं। हम वोटिंग के भी हमारे राइट सिक्योर नहीं है, न हमारी गोपनीयता है, क्योंकि बैलेट पेपर में न ब्रेल होता है, न ईवीएम में कोई वॉइस टूल होता है, ना ही कोई सांकेतिक भाषा होती है कि दृष्टिबाधित या मुखबधिर लोग मतदान अपने स्वेच्छा से कर सकें। हम एक साथी लेके ब्लाइंड लोग जाते हैं, वो भी, उसको भी पता चल जाता है हम किसे वोट दे रहे हैं। चलिए मान लीजिए मेरे साथ मेरा भाई होगा या मेरे पिता माता होंगे, तो वो घर के बहुत सदस्य व्यक्ति हैं, किसी के साथ दोस्त होगा, किसी के साथ पड़ोसी होगा, और कई बार होता है कि नहीं वहाँ पे अधिकारी मिलेंगे, आप जिसको कहेंगे वोट देंगे। हमें कैसे पता उन्होंने वही वोट दिया जो हम चाहते हैं? तो एक तो मतदान मताधिकार के लेवल पर हम एक इनविजुअल सिटीजन्स की तरह हो गए हैं। अगर राजनीतिक रूप से कहें तो दिव्यांग समाज आज भारत में प्राकृतिक अवस्था में ही पड़ा हुआ है, और देश में इतनी सारी विधानसभाएं हैं, पंचायत स्तर हैं, और 2 सदन लोकसभा राज्यसभा हैं। हमारे यहाँ नॉमिनेशन का भी प्रोविजन है, लेकिन आपको कोई भी दिव्यांग किसी भी हाउस में नजर नहीं आएगा। और लोकसभा में इतने विमर्श होते हैं, इतने बहस होते हैं, 5 मिनट का एक फुल फ्लेड स्पीच दिव्यांग जनों के अधिकार, उनके समस्याओं पर आपको किसी नेता का यूट्यूब पे सदन में बोलते हुए नहीं मिलेगा। तो राजनीति में मेरे जहाँ तक रही इंटरेस्ट की बात, तो ये जरूर है कि भारतीय राजनीति में दिव्यांग जनों का समावेशन होना चाहिए। अगर अभय शर्मा को मौका मिलता है तो क्या आप राजनीति के पिच पर उतरना चाहेंगे? अभय शर्मा एज एन इंडिविजुअल अपने दुनिया में बिल्कुल खुश हैं, जहां कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एज अ कम्युनिटी, एज अ सोशल, चूंकि दिव्यांग जनों की कोई पहचान इस रूप में नहीं है, कोई आवाज नहीं है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे ही मौका मिलना चाहिए जी। लेकिन मुझे भी मौका अगर कहीं मिलेगा तो मैं इस सामाजिक जिम्मेदारी के कारण मुझे प्रतिभाग करना पड़ सकता है। आप प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या आपने इस बारे में उनसे कोई बातचीत या फिर संदेश पहुंचाने की कोशिश की? हमारी मुलाकात बहुत संक्षिप्त थी, और उस मुलाकात में इतना समय नहीं मिला कि मैं उनसे ये बात कह पाऊँ। वैसे मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी ही मुझे लगता है भारत नहीं बल्कि दुनिया में वो नेता हैं जो सबसे ज़्यादा
अपने वक्तव्यों में दिव्यांगजनों का उल्लेख करते हैं और उन्होंने भारत में विकलांग शब्द को दिव्यांग के रूप में दिया। और उनके आने के बाद जैसे सहायक उपकरणों का वितरण हो, सुगम्य भारत हो, एक्सेसिबल इंडिया हो, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो, दिव्यांगजनों के लिए भी डिजिटल इंडिया से जोड़ना हो, बैंकिंग सेक्टर में किस प्रकार से फाइनेंस में सहूलियतें दी जा सके, तो एक एटमॉस्फेयर तो बना है। वो नए विकास की एक प्रक्रिया में बढ़ रहा है, लेकिन इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि ये स्थिति बहुत जर्जर है। और अगर हमें मौका मिलता है तो मानव संसाधन के रूप में भारत के नवनिर्माण में, विकसित भारत के अभियान में एक अहम कड़ी हो सकते हैं। और कोई भी देश कितना मजबूत है ये तभी पता लगता है जब उसकी सबसे कमजोर कड़ी बहुत मजबूत होती है तो और मजबूत होता है। और जी अभय जी, श्याम रंगीला सुना होगा आपने, वो भी प्रधानमंत्री, आप तो मुलाकात भी की थी। हाँ, हम लोग मित्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप अखिलेश यादव बने थे, योगी जी भी मौजूद थे। आशीर्वाद दिया जा रहा था मुख्यमंत्री बनने का। आपका एक्सरसाइज अच्छा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि श्याम रंगीला जो है उनको बहुत ट्रोल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने जब मिमिक्री की, उसके बाद हमने देखा कि वो बनारस से खड़े भी होना चाहते थे चुनाव में उनके अगेंस्ट। कभी आपको ऐसा लगा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की है तो आपको ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा कुछ? देखिए, ये शोहरत को हर कदम पर है दुश्मनी का खतरा, कहीं इतना मशहूर हो न, कहीं लोग जल न जाएं, मशहूर हो न जाना अना। फिर से कहते हैं, डॉक्टर नसीब निखत ने लाइन कही है कि शोहरत को हर कदम पर है दुश्मनी का खतरा, कहीं लोग जल न जाएं, मशहूर हो न जाना अना। खुद की अना से इतना मजबूर हो न जाना ना करके उन्होंने लिखा है, बड़ा अच्छा है। तो इसमें कहने का मतलब, आप जब मोदी की मिमिक्री करते हो, मैंने जब किया था, मैं कमेंट पढ़ रहा था एक जगह, तो बोले अरे बहुत अच्छा है कि इस के मोदी के चोचले को नज़र नहीं आता, तो क्या क्या मतलब तमाम तरह के भद्दे कमेंट्स जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टिव हैं। और सोशल मीडिया में अब इस तरह की बाढ़ सी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही गलत बात है। तो ट्रोल अब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक व्यक्ति के पता नहीं कितने कितने फेक अकाउंट्स हैं। तो कोई व्यक्ति अपने अच्छे विचार अपने अच्छे प्रोफाइल से दे रहा है, बाकी और भी तरह तमाम चीज़ें हैं। बाढ़ से कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई कुछ भी लिख दे रहा है और सरेआम लिख रहा है। देखने वाले देख रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं। तो ट्रोल रोल तो ये आपका भाग्य है। जैसे आईनों के मुकद्दर में पत्थर लिखे हैं तो शीशे की किस्मत में, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके आपके क्रिटिक्स भी लिखे हुए हैं। वो आपको आलोचना मिलेगी, लेकिन एक मर्यादित भाषा होनी चाहिए, एक सलीका होना चाहिए, लहजा होना चाहिए। हमारे भारत की वो परंपरा नहीं रही है और इसलिए मतलब सभ्य सब कुछ। हाँ, और जहाँ तक रहे श्याम रंगीला, तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उन्हें पूरा अवसर है और उन्हें उनके साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, उन्हें नॉमिनेशन फाइल करने देना चाहिए था। और जिस तरह से अड़चनें पैदा की गई, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और कई जगह ऐसा कुछ हुआ। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हैं। इफ़ यू आर गुड, you have developing approach, then you will definitely win। या आप ब्यूरोक्रेट हैं तो आप संविधान से हैं, दायित्व से हैं, तो आपको निष्पक्ष रूप से, निरपेक्ष रूप से सभी के लिए समान काम करना चाहिए। बिहार में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। हाँ। नीतीश बाबू बिहार में रैली करेंगे, कैसे संबोधित करेंगे, थोड़ा सा आप बताइए। भाई लगातार काम हो ही न रहा है। 2005 से 2025 20 साल के शासन में हमने बिहार को 19 नहीं रहने दिया, 20 बना दिया है। और सब तो लड़ता ही रहेगा। और आप लोग तो जानबे करते हैं कि वोटवा इधर दीजिएगा चाहे उधर, डिप्टी सीएम इधर का होगा उधर का, फिर एक बार नीतीश कुमार न बनेंगे हैं। और प्रधानमंत्री जी से भी हमने कहा है कि इधर वाले काम भी लगातार होते रहें हैं। देखिए, सब
पूरा हम भी वही कहते हैं कि फिर से जताइए ना भरोसा नीतीश कुमार में, आइए ना हमारा बिहार में। बहुत लाजवाब था। अच्छा, लालू प्रसाद यादव कुछ सुनाइए। पूरा ये बार बार नीतीश कुमार ने हमको धोखा दिया, चीट किया भाई। लड़का हमारा डिप्टी सीएम है था तेजस्वी, पूरा 4-5 लाख नौकरी लोगों को सब रोजगार दिया। तो बिहार के लोग सब लोग को पता है कि किसको क्या देना है और कोई बेईमानी नहीं चलने देंगे। बोला था कि 15-15 लाख रुपया देंगे, हमने गुना किया, करोड़ों रुपया होगा, खाता खुलवा दिया। अब फिर बाद में पता चला एक भी पैसा नहीं मिला। सब एकदम पूरा बचवा लोग ठगा गया। मम्मी पापा जी 15-15 लाख रुपया। हाँ, अब बोलता कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को बिहार को स्मार्ट गांव चाहिए। हाँ, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। सब फालतू बात बोलता। बक बूढ़बक। अच्छा, आप यूपी से हैं, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का राज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगा यूपी में योगी आदित्यनाथ का? डेफिनेटली ये काम कई देखिए कुछ अच्छे काम हैं जो लगता है कि लेकिन थोड़े ट्रांसपेरेंट तरीके जैसे हमेशा ये बात बहुत अच्छी है कि पब्लिक सिक्योरिटी और माफियाओं को लेके ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन ये सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कास्ट विशेष या कुछ और चीज़ों का ध्यान रख के कुछ लोगों को खुली छूट मिले या कुछ लोगों पर कार्रवाई न हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी सिक्योरिटी पर जो काम होने चाहिए, अच्छे काम थोड़े धीरे धीरे होने चाहिए, हो रहे हैं कुछ, लेकिन कोई वैसा बहुत निर्णायक काम तो मुझे नहीं लगा कि जो गेम चेंजर साबित होगा जनता के लिए। बाकी हाँ, बच्चों को पढ़ने के लिए टैबलेट वैबलेट दे ही रहे हैं और अपना जो भी मतलब कई सारे एक सामूहिक विवाह योजना भी, कई विवाह काम भी हो ही रहा है। लेकिन टैबलेट के लिए तो आपने अखिलेश यादव की जब मिमिक्री की थी तो बताया था कि हमने लैपटॉप दिए और ये अच्छा हाँ, इसमें आपको हम बताते हैं। देखिए, मैं अभय कुमार शर्मा, जब हम मिमिक्री करते हैं तो अपनी मेंटिलिटी में नहीं रहते। हम उस व्यक्ति के जोनर में जाते हैं, हम जिसकी आवाज़ में बोल रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए एक कोई भी योजना आप ले लीजिए या सांड को, नंदी को ले लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे, अभय शर्मा को बोलना है, वो अपने विचार देंगे तो वो योगी को भी सेम कहेंगे, अखिलेश को भी सेम कहेंगे। लेकिन उन्हें अखिलेश बन के बोलना है तो वो कहेंगे कि बताइए, महाराज जी का खुद का हेलीकॉप्टर से निकल रहे हैं। अभी चित्रकूट में आपने देखा, उनके यहाँ भी सांड का आतंक दिखा और लोग मारे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कितने लोगों को चोटें आ रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जवाब देगा? तो योगी जी भी कहेंगे कि हमारे शासन में गौवंश को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गौवंश के गोबर से रोजगार पैदा करने का कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो अपना अपना सबका तरीका है लहजा। तो हम जब भी किसी की मिमिक्री कॉपी करते हैं तो उसके साइकोलॉजिकल उसके थॉट प्रोसेस में घुसते हैं ताकि वो बात हर कॉन्टेक्स्ट में कह पाए। जी बिल्कुल। बाकी अच्छा, मोदी जी का ये है, हाँ, स्वच्छ भारत बहुत अच्छा काम है, डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा काम है और बैंकिंग सेक्टर से सबको कनेक्ट किया, बहुत अच्छा काम है। और दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ कुछ पहल हुए, अच्छे पहल हुए। आयुष्मान के तहत धीरे धीरे लोगों को कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए,
एक व्यक्ति इंटायर सिस्टम को उतना चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मोदी जी के पास बहुत अच्छा अवसर था भ्रष्टाचार पे काम करने का, क्योंकि इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा मैंडेट मुझे नहीं लगता अब निकट भविष्य में किसी को जल्दी मिलेगा। तो मोदी जी अपने सारे कैंडिडेट्स को, सारे विधायकों को, सांसदों को विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध मोटिवेट कर सकते थे और भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर सकते थे। और इससे मुझे लगता है कि बहुत कुछ देश में अच्छा हो सकता था, निर्णायक हो सकता था, जो नहीं हो पाया। मेरी मोदी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, माननीय प्रधानमंत्री जी से। बाय द वे ठीक है, होता रहता है। हाँ, नहीं, हर जगह की अपनी चुनौतियां हैं जी। एक व्यक्ति जब बच्चा होता है तो अलग चैलेंजेस होते हैं, और इंटरमीडिएट में होता है अलग चैलेंज होते हैं, ग्रेजुएट होता है बड़ा होता है। इसी तरीके से आपके जितनी बड़ी शोहरत, जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी कुर्सी मिलती है, उस समय चुनौतियों का अंबार भी उतना ही ज़्यादा लग जाता है। तो कोई बात नहीं, होंगी अपनी समस्याएं। अच्छा, एक बार राजनाथ सिंह और हो जाए, जो सुरक्षा वाला था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि नीरज तो यहाँ रहते ही हैं, मैं तो कभी कभी आता हूँ। नहीं, देखिए, चूंकि लखनऊ जो है वह मेरा संसदीय क्षेत्र है, और जिस प्रकार से विकास काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भी कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, नीरज मेरा लखनऊ में रहता है और मैं भी जाता रहता हूँ जब कभी भी अवसर मिलता है, और लखनऊ के अंदर काफ़ी सारे काम हमने भी किए हैं। तो निश्चित तौर पर, और जिस प्रकार से चाहे वह जम्मू कश्मीर हो या फिर भारत के किसी भाग में, चाहे वह मिलिटेंट्स हो या इंसर्जेंट्स हो, किसी को भी हमारी सेना बख्शेगी नहीं। और भारत के जवानों को किसी प्रकार की उपकरण से संबंधित, वेपन से संबंधित, पॉलिसी से संबंधित कोई समस्या ना हो, इसके लिए रक्षा मंत्रालय में मैं हूँ, और नरेंद्र भाई तो ही हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ रुख करते हैं। अक्षय कुमार से मिलके कैसा लगा था आपको? बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी इंस्पिरेशन मिली उनसे मिलके, और काफ़ी मनोबल बढ़ाया उन्होंने मेरा, काफ़ी हौसला दिया उन्होंने, और उनसे मिलके काफ़ी खुशी हुई। उनकी मिमिक्री की उनके सामने, कुछ ऐसा किया? नहीं, एक बार मैं कर रहा था, लेकिन मुझसे हो नहीं रही थी। जैसे वो बोलते थे, अबे कुमार जी, सच कहूँ तो आपने मुझे इतना हंसा दिया कि मेरे जबड़े में दर्द हो गई है। तो ऐसे करके काफ़ी अच्छा बोलते थे। और काफ़ी अच्छा किया आपने, काफ़ी अच्छा किया। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ, ऐसे करके। इसके अलावा शाहरुख खान? नहीं, शाहरुख खान का मैं नहीं करता। एक जय विजय भाई थे मेरे शो में, वो काफ़ी अच्छी मिमिक्री करते थे। और वो उनका एक एक्ट था कि कैसे सारे एक्टर्स को फ़ोन लगाते हैं तो उनकी घंटियां कैसे कैसे जाती है। तो वो शाहरुख खान के उन्होंने बड़ा अच्छे बाबा का भी उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया, संजय जी का। अरे मतलब बहुत ही क्रिएटिव था। तो उस समय थोड़ा सा मेरे में इंटरेस्ट जगा था कि मैं सीखूं, लेकिन रैली वैली में ज़्यादा सुनता हूँ थोड़ा। अच्छा, तो रैली से मुझे याद आया, आपने एक आवाज़ निकाली थी कि मोदी जी की रैली में 500 लोग एक साथ बोल रहे। 500 बस? अच्छा, 5000? 5 लाख? 5 लाख? एक बार वो और हो जाए। नहीं, वो एक बार और हो चुका है क्या पहले? बाय द वे, नहीं ठीक है, आपने इतनी बार सुना है तो आपको लग रहा है कि अभी मैं सुन ही रही हूँ यार सामने। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो वो जैसे क्राउड जब मोदी जी आते हैं तो बहुत देश में लोग उन्हें प्यार करते हैं। जैसे एक राजू श्रीवास्तव जी ने बनाया था कि एक बार ऐसे मोदी जी आए, भीड़ में एक छोटा सा बच्चा था, बोल मोदी मोदी। तो मैंने उसके मम्मी से कहा, देखिए कितना क्रेज है। बोले फालतू बात मत करो, ये मोदी मोदी नहीं, गोदी गोदी कर रहा है तब से। तो जब भीड़ आती है किस तरह से मोदी मोदी करती है। इस प्रकार का पूरा जो क्राउड का शोर होता है, जैसे बोल भारत माता की,
भारत माता की। आपका प्यार मेरे सराखों पर। इस प्रकार का जो पूरा एकदम शोर होता है लोगों का। योगी जी का हेलीकॉप्टर किस तरीके से लैंड करता है? मेरे वो मैंने सब देखा है, आपने सब किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से हेलीकॉप्टर, बुलडोजर, क्रेन, किस तरीके से, मैंने देखा आपका एक चंड हाँ, में। उस तरह की आवाज एक ऐसे स्पेशल माइक में मतलब स्पेशल माइक क्या, उस प्रकार के माइक में आएगी, पता नहीं इसमें दिखता हूँ नहीं मैं। नहीं, बहुत बेहतरीन आवाज आती है। अच्छा अच्छा, नहीं जी। तो इसमें जैसे विमान है जो, तो वो ऐसे करके ये विमान उनका अब बुलडोजर जैसे पूरा एकदम लाउड वॉइस ऐसे करके। अभय शर्मा में इतना टैलेंट आया कहाँ से? मैंने इतना टैलेंट ये मतलब हर कोई नहीं कर सकता। नहीं सीखा मैंने, मतलब कोशिश की, अभ्यास किया अनवरत रूप से, सुना चीज़ों को, बने रहे, और तो आ जाता है धीरे धीरे। कोई चीज़ एक झटके में नहीं होती है। जी जी। जैसे हम मैंने आपको बताया कि मिमिक्री सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो चीज़ जैसे सुनिए वो दूसरों को वैसे ही बताइए। इसमें आप वो चीज़ अच्छे से सीख जाएंगे धीरे धीरे। एक बार में, 2 बार में, 10 बार में अगला व्यक्ति आपसे खुद कहेगा, अरे यार तुम तो वैसे ही बता रहे हो जैसे राखी बोलती है हैं, आप तो ऐसे ही बताते हो जैसे अभय बोल रहा है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति किसी चीज़ से कमज़ोरी कोई होती है तो उसको ताकत बना ले तो फिर उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। और ऐसा ही एक उदाहरण आज हमारे सामने बैठा है अभय शर्मा, जिसको जिन्हें दिखता नहीं था तो लोगों को लगा होगा कि कमज़ोर है और ये इसकी कमज़ोरी है, लेकिन आपने उस कमज़ोरी को ताकत बना लिया। देखिए, चूंकि अब जो सिचुएशन है वो तो है, आपको जीना इसी में है। तो 2 ही जोन है, या तो आप खूब निगेटिव हो जाए, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चलो ऐसे पढ़ते हैं, मृत्यु का इंतज़ार करते हैं। ये नहीं है, कोई पॉजिटिव अप्रोच ये नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आपका नुकसान ही होगा। जो आपसे मिलेगा दुखी होगा, आप भी बोझ बन के रह जाओगे। इंटेंट यही है, किसी भी सिचुएशन में समस्या कुछ मेरी है तो कुछ आपकी होगी। हर जगह दिक्कत है, हर किसी को तकलीफ है। बिल्कुल। पॉजिटिव इंटेंट यही है कि उस समस्या को पीछे छोड़िए, अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय बनाइए कि मुझे बढ़ना है तो बढ़ना है। जैसे पंजाबी लोग बोलते हैं, ये करना है तो करना है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कई बार क्रिकेट मैच में क्रूशियल सिचुएशन हो जाती है, 3 विकेट 4 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन बैट्समैन को रन तो बनाने हैं, उसे छक्के चौके तो मारने ही पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, और आपको एक मजबूत इरादे के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, अपने आप को प्रसन्न रखते हुए आगे बढ़ना है। अच्छी खुद की हर आदत समझिए, खुद की नज़रों में नज़ाकत समझिए। खुशियाँ तो इतनी मिलेंगी कि बांटते फिरोगे मेरे दोस्त, बस अपनी कमज़ोरी को ताकत समझिए। आप अखिलेश यादव से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात हुई। मेरा ये सवाल रहेगा कि वैसे तो आप यही कहेंगे कि दोनों से मिलकर बेहद अच्छा लगा, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी कि आपको सबसे ज़्यादा आप आनंदित किन से मिलके हुए? कौन आपको अपना सा, एक मैं जिन्हें कहूँगी कि अपना सा आपको लगा हो? ये दोनों ही आपने जो उत्तर दिया बिल्कुल ठीक दिया। दोनों से मुलाकात की परिस्थितियां अलग थी जी। आरटेक ही था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब से फेस टू फेस, फ्रंट टू फ्रंट मैंने बोला, उन्होंने सुना, और उन्होंने भी फ्रंट टू फ्रंट, मैंने माइक पे परफॉर्म किया, उन्होंने सुना। तो वो कुछ दूर मेरा हाथ पकड़ के चले मेरे साथ अखिलेश जी, और उन्होंने पूरा बताया कि नहीं बहुत अच्छा किया, वो हमारी पूरी आवाज़ निकाल दी तुमने हैं, और कैसे इतना संभव होता है, और चाचा की तो क्या मिमिक्री की तो और हमारे लायक कुछ होगा तो ज़रूर बताना, और हम जो संभव होगा करेंगे।
और प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने भी कहा नहीं आपने बहुत अच्छा किया। और मैंने पूछा सर ये कैमरा किधर है, जो फोटो इधर इधर आप देखिए आपके ठीक सामने है। और ऐसे भी बहुत कुछ मतलब, तो दोनों ही अनुभव बहुत अच्छे थे। और प्रधानमंत्री जी बहुत ज़मीनी नेता हैं। आपने इतना किसी प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूसिव नहीं देखा होगा कि वो लगातार लोगों से मिलना जुलना भी, पब्लिक कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपका प्रधानमंत्री एकदम आपके घर में है, आपके बगल में है। और इसी तरीके से अखिलेश जी में भी वही सिंप्लिसिटी है। और थोड़ा वक्त और अनुभव के साथ ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल। और जितनी मैंने आपसे बातचीत की अभय जी, मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति मेरे साथ बैठा है। और मुझे इस पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। अब तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं बहुत ज़्यादा हंसी हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आपने जितने भी राजनीतिक लोगों की मिमिक्री अभी तक की है, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे एनएमएफ न्यूज़ में ऐसा लगा जैसे मैंने उनसे फेस टू फेस बात कर ली है। हाँ, आपको भी पॉडकास्ट के लिए जाना पड़ता, अपॉइंटमेंट सबके लेने पड़ते। हाँ, बड़ा मुश्किल तो हो जाता। आपने भी अच्छा रास्ता चुना, एक ही को बुला लो, एक ही हाँ, समय भी बच जाएगा। एक एनएमएफ न्यूज़ के दर्शकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ में हमारे लिए एक छोटा सा संदेश आप। मेरे प्यारे दर्शकों, एनएमएफ न्यूज़ के परिवारजनों, आप सब ने एनएमएफ न्यूज़ को अपनी मोहब्बत, अपना प्यार दिया है। लगातार आप तक अच्छे से अच्छे क्वालिटेटिव और प्रेरक वीडियोस आप तक पहुंच सके, इसलिए लगातार ये टीम काम कर रही है। आपके पूरे टीम को बहुत बधाई और आप सभी दर्शकों को बहुत साधुवाद कि आप इतनी तन्मयता से लगातार ये चैनल फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं। इस वीडियो पर भी आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।